અમદાવાદના એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આરકે હોટેલના સંચાલક અમનભાઈ દીપુભાઈ માખીજાએ જમવાનું પાર્સલ આપવા કહેતા રાજેશ દ્વારકાદાસ લાલવાણી ને ચાકુ વડે હુમલો કર્યો અને કીધું કે તું બુટલેગર રાજુ ગેંડી ના છોકરા વિકી ગેંડીનો પાર્સલ લેવા આવ્યો છે, જા તને પાર્સલ નહીં આપો। આમ કહીને આરકે હોટલના માલિક અમન માખીજા તેની સાથે બેઠેલા મિત્રો મોનુ ઉર્ફે ફેનિલ તેમજ બીજા અન્ય અજાણી વ્યક્તિઓએ ચાકુના ઘા કરી જાનથી મારી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ તે સમયે રાજેશે વિકીને ફોન કરતા વિકી હોટલે આવી ગયો અને જે કારણે હોટલના માલિક અમનભાઈ માખીજા તેમજ તેના મિત્રો થઈ વિકીની ઝપાઝપી થઈ। આ ઝપાઝપીમાં હોટલના માલિક અમન અને તેના સાથીદારોએ વિકીને પણ જાનથી મારી નાખવાનો પ્રયાસ કર્યો। આ ઝપાઝપી દરમિયાન રાજેશ લાલવાણીની હાલત બગડતા વિકી ત્યાંથી રાજેશને લઈ સિવિલ હોસ્પિટલ રિક્ષામાં બેસાડીને લઈને આવ્યો। આ દરેક કાંડ આરકે હોટલ માંગ હોવાથી હોટલના માલિકે પોતાનું બચાવ માટે એરપોર્ટ પોલીસ માંગ સેટિંગ કરી વિકી અને રાજેશ દ્વારકાદાસ લાલવાણી ઉપર ખોટી ફરિયાદ દાખલ કરી, જેનો ખુલાસો રાજેશ દ્વારકાદાસ લાલવાણીના મૌખિક બયાનથી તેમજ વકીલ દ્વારા સત્ય હકીકત જાણવા મળી। એક રિપોર્ટ ગુજરાત ગીતા ન્યૂઝ રાકેશ કુમાર યાદવ દ્વારા। राजेश द्वारकादास लालवानी। राजेश भाई क्या हुआ था आपके साथ? मैं आरके पे गया था पार्सल लेने, जिसका वो रेस्टोरेंट है, वो मालिक को बोला खाना हुआ रेडी नहीं हुआ, तो जो उसके साथ लड़का था मोनू, उसने मेरे को गाली दी, लाते मारे, जापन मारा, फिर मैंने गाली दी तो नीचे बिठा के मारा, फिर चाकू निकाला, दोनों ने मारा। मोनू कौन है? अमन के वहाँ बैठता है, दारू बारू पीते हैं। ये होटल कहाँ पे आई हुई है? मारुति। मारुति कहाँ पर आया हुआ है? हनुमान का मंदिर है ना मारुति, उसके सामने। और उसके साथ कोई और भी थे जब आपको चाकू मारा? मोनू, अमन, एक विशाल बैठा था। इसके अलावा कोई थे जिसको आप नहीं पहचानते हो? 2 जने और थे। चाकू था कि खंजर था? 2 चाकू थे अमन और मोनू के पास, ब्लैक कलर के। पुलिस को आपने स्टेटमेंट दिया अपना? हाँ। क्या बोला? 2 चाकू थे और यही गालियाँ निकाली, मारा। कौन आया था स्टेटमेंट लेने पुलिस में से? एयरपोर्ट पुलिस में गए थे 2 जने। क्या नाम है आपका? द्वारकादास। द्वारकादास से क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ? हमारे लड़के ने जो रात को बयान दिया ना, एफआईआर लिखाई, उसमें थोड़ी बहुत सी चीज़ें जो लगी थी ना, रह गई, हमने उस टाइम देखी नहीं। किसको बयान दिया था? पुलिस को। कौन सी पुलिस को? एयरपोर्ट। क्या बयान लिखाया था? उसने बोला कि मेरे को अमन ने और मोनू ने चाकू मारा है, पर हमने कोई नीचे वाला उस टाइम चाकू देखा नहीं, ऊपर वाला एक देखा था, दूसरा पता बाद में लगाई थी जब हॉस्पिटल आए। बाद में सारे जनों के नाम लिखे थे उस समय? 2 जने के नाम लिखे थे, अमन के और मोनू के। बाद में स्टेटमेंट जो एफआईआर में पेपर में अमन का नाम ही नहीं है, रेस्टोरेंट का नाम नहीं है, उसके बाप का नाम नहीं है। कौन सी रेस्टोरेंट का मालिक है वो? आरके। कहाँ पर आई? मारुति, हनुमान मंदिर, सरदार नगर। अब आप क्या चाहते हो? अभी मैं चाहता हूँ उनको तुरंत पकड़ के लावे, पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उनको जेल भेजा जाए और उनकी कोई जमानत नहीं हो कोर्ट में। अच्छा, अभी जो पुलिस ने स्टेटमेंट लिया तो क्या उसके पुलिस पे भी शंका का दायरा है? आप पुलिस ने पैसा खाया है, उनको नहीं पकड़ लाई अभी। एनपी ठक्कर एडवोकेट। ठक्कर साहब, जो भी आपके अश्लील की जो भी अभी जो मैटर सरदार नगर एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में चल रही है, जो भी एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, तो क्या सारी घटनाएं हैं और क्या लगता है आपको कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई में किस तरह के कुछ क्लू हैं जो उसको छोड़ दिए हैं? ऐसा है कि राजेश लालवाणी करके है, जिन्होंने 307 की एफआईआर लिखाई है मोनू इलियास फैनिल और अमन भाई माखीजा के खिलाफ। अब ये एफआईआर हमने लिखाई थी, मेरे क्लाइंट ने लिखाई थी, मेरे मुवक्किल ने लिखाई थी तारीख 13/5/22 और सुबह 6:15 को। अब ये जो इंसिडेंट हुआ वो 2 बजे का है, तो मतलब ये एफआईआर हमारे तहसील की मुवक्किल की तरफ से तुरंत लिखाई गई है। अब बराबर 18 घंटे बाद ये राजेश भाई लालवानी का कहना है कि उनके कहने के मुताबिक एफआईआर पुलिस ने नहीं लिखी है,
और उस एफआईआर में कुछ ऐसी गलतियां रख दी है जिसका बेनिफिट अक्यूज को मिल जाए, अपोजिट पार्टी मोनू फैनिल को मिल जाए या फिर अमन भाई माखीजा को मिल जाए। तो हमने बात करी राजेश भाई से कि क्या मुद्दा रह गया। अच्छा, राजेश भाई एज ऑन टुडे ऑल्सो वो अस्पताल में, तो उनके बॉडी का मुआयना किया जाए तो उनकी चेस्ट पे यहाँ पे लगा हुआ है चाकू का निशान, और दूसरा किडनी के पोर्शन पे चाकू का निशान है। तो उसके बाद एफआईआर, ये फिजिकली बॉडी जो इंजरी है उसको एफआईआर के साथ देखा जाए तो उसको किडनी के पोर्शन पे जो इंजरी हुई है उसके बारे में कहीं भी पुलिस ने लिखा नहीं है। हालांकि एज अ मैटर ऑफ प्रोसीजर ऐसा होता है कि अगर पुलिस जाती है किसी इंजर्ड व्यक्ति के पास और उसको पूछती है कि भाई आपको क्या हुआ, कैसे हुआ, तो उसकी बॉडी के जो भी इंजरी है उसके हिसाब से लिखना पड़ता है। और यहाँ एफआईआर में कहीं भी ऐसा नहीं है कि क्यों किडनी के पोर्शन को पुलिस ने क्यों नहीं लिखा है। तो ये एक डाउटफुल सर्कमस्टेंसेस है कि दो राजेश भाई लालवानी को इंजरी हुई है, पुलिस ने जानबूझकर वो इंजरी का कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, और ये गलतियां शायद इसलिए रखी गई है कि अक्यूज के फेवर में कुछ उनके पॉइंट मिल जावे और उनको आसानी से बेल मिल जावे। अच्छा, क्रॉस एफआईआर सेम डे पर पुलिस ने ली है लेकिन 18 घंटे बाद ली है। इंसिडेंट है दोपहर सुबह 2 बजे का, और शाम को 20:30 यानी 8:30 को उन्होंने एफआईआर क्रॉस एफआईआर ली है। अब ये क्रॉस एफआईआर हालांकि स्मॉल 323 324 की है, पर मुद्दा ये कहीं भी एक्सप्लेनेशन नहीं आता कि ये लोग क्यों क्रॉस एफआईआर कर रहे हैं और इतनी विलंब से क्यों की। पुलिस का स्टेटमेंट, पुलिस का रिकॉर्ड देखा जाए तो ये अक्यूज को फैनिल इलियास मोनू, उसको सुबह ही अरेस्ट कर लिया गया था। तो सुबह जब 6 बजे 8 बजे पुलिस की कस्टडी में फैनिल था तो उस वक्त एफआईआर नहीं लिखी गई, और शाम को 8:30 बजे एफआईआर लिखी गई। तो इतना देरी क्यों हुआ, ये एंटायर सर्कमस्टेंसेस डाउट क्रिएट करता है कि ये एफआईआर जो है क्रॉस एफआईआर है, सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पे बनाई गई है ताकि फैनिल को बाहर आने के लिए एक लीगल ग्राउंड मिल जाए, क्योंकि क्रॉस एफआईआर में बेल मिल जाती है। हालांकि मेरे असील को जो राजेश भाई लालवानी है उनके बॉडी पे 2 इंजरी है, दोनों वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी है। चेस्ट पे लगना मतलब हार्ट के नज़दीक इंजरी, और किडनी पे इंजरी वो भी वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी है। आइदर सिंगल ब्लो से जो आदमी मर सकता है, उस केस में 2-2 ब्लो देना, 2-2 जगह पे चाकू से असॉल्ट करना, ये एक बहुत ही हीनियस क्राइम है। लेकिन पुलिस ऐसे एक्यूज को कोई सपोर्ट करना चाहती है या क्या है, वो तो रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन पूरा होते ही पता चलेगा। पर मेन मुद्दा ये है कि क्रॉस एफआईआर करके, और जो हमारा मुवक्किल है राजेश भाई लालवानी, उनके कहने के मुताबिक एफआईआर नहीं लेके, या कुछ उनकी बेदरकारी है, कुछ लूपहोल्स के हिसाब से सामने वाले को फ़ायदा हो जाए, इस प्रकार से प्रक्रिया चल रही है, जो कि सीआरपीसी के तहत गलत है। जब अक्यूज का फैनिल का अरेस्ट हो गया तो उसको जो भी कहना है वो मजिस्ट्रेट के रूबरू कहता है, उसके बाद ही रखा जाता है। और हर एक काम में अगर पुलिस क्रॉस एफआईआर लेने लगी तो दोनों अक्यूज को सेटलमेंट करने, सामने की पार्टी को सेटलमेंट करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है, ये मुद्दा आ जाएगा। दैट इज नॉट द लीगल प्रोसीजर विच इज जनरली टू बी अडोप्टेड बाय द पुलिस। अच्छा, जो आपके मुवक्किल हैं उनकी एफआईआर कितने घंटे बाद पुलिस ने लेट लपेट में ली है? हमारे असील की एफआईआर बनाव 2 बजे का है, हमारे असील की एफआईआर 6 बजे की है, तो 4 घंटे के शॉर्ट, और आज भी अस्पताल में है, तो उनकी एफआईआर एकदम प्रॉम्प्ट है। तो रीज़न टू बिलीव कि वो सच्ची एफआईआर है, जबकि सामने वाले की एफआईआर है वो उसी दिन 18 घंटे बाद ली गई है। बनाव है 2 बजे का, जबकि शाम को 8:45 को एफआईआर ली गई है। तो ये सर्कमस्टेंसेस डाउट क्रिएट करता है। दोनों एफआईआर के बेज में अगर देखें तो कितना समय मर्यादा रखी गई? 18 घंटे का टाइम है दोनों के बीच में, और अक्यूज की अरेस्ट और एफआईआर में भी कम से कम 12 घंटे से ज़्यादा टाइम है। यानी पुलिस ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां रखी है, फॉर द रीज़न बेस्ड नोन टू द पुलिस। और ये सारी चीज़ें जो है वो पुलिस की कार्यवाही के ऊपर शंका क्रिएट करती है, डाउट क्रिएट करती है। बनाव जो जिस जगह पे बना था वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, ऐसा ज्ञात हुआ है, लेकिन एज ऑन टुडे पुलिस ने कोई सीसीटीवी कब्जे नहीं किया है, वो उनका रिकॉर्डिंग अपने सीज नहीं किया है। तो ये भी एक सर्कमस्टेंस है जो पुलिस की प्रॉम्प्ट कार्यवाही के ऊपर शंका क्रिएट कर रही है। जो है कंप्लेनेंट, उनकी सूचना ये है कि उन्होंने जिस तरह से पुलिस को विनती की थी एफआईआर लिखने की, उसके मुताबिक पुलिस ने एफआईआर नहीं ली है,
और कुछ लूप होल्स रख दिए। जैसे कि उन्होंने पुलिस को बताया था कि 2 ब्लैक नाइफ से उनके ऊपर हमला किया गया था। अब पुलिस ने ये बात एफआईआर में नहीं लिखी है। दूसरी बात यह है कि उनके बॉडी के ऊपर, किडनी के पोर्शन के ऊपर जो हमला किया गया है और वहां पे जो निशान है वो उसका मेडिकल प्रूफ भी है, लेकिन पुलिस ने वो बात जानबूझकर या किसी और अज्ञात कारण के वश एफआईआर में नहीं लिखी गई है। तो पुलिस ने ये जो लूप होल्स छोड़ दिए है उसके हिसाब से पुलिस की कार्यवाही के ऊपर डाउट आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डाउट आ रहा है। तो राजेश भाई का अभी मानना है कि ये इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करने के लिए हम कमिश्नर ऑफ पुलिस को विनती करेंगे और होम डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन करेंगे, और वहां से अगर हमको सफलता नहीं मिली तो फिर हम आगे कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अच्छा, एफआईआर के अंदर भी जो इन लोगों ने जो समय मर्यादा छोड़ी हुई है, तो क्या वो भी डाउटफुल लग रहा है? वो डाउटफुल है। वो पुलिस की प्रॉम्प्ट कार्यवाही के ऊपर डाउट क्रिएट करती है, क्योंकि जो फैनिल है वो सुबह को ही अरेस्ट हो गया था, तो पुलिस उसी वक्त उसको पूछ के उसके अगर इंजरी है तो उसके हिसाब से एफआईआर सेम टाइम लिख सकती थी सुबह को, लेकिन सुबह नहीं लिखी है और 20:45 शाम को लिखी है। तो उन अरेस्ट और एफआईआर के बीच में करीबन 12 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम है। तो शायद ये टाइम इसलिए रखा गया है, एवरीबडी कैन प्रिज्यूम कि उस टाइम के दौरान लीगल एडवाइस ली गई है और उसके बाद एफआईआर करी है।